हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हमने पहला लॉ पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आज हम पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कब यूज़ करते हैं? जैसे ट्रायंगल लॉ हम कब यूज़ करते हैं? जब दो वेक्टर एक ही पार्टिकल पर सेम टाइम पर एक्ट कर रहे हैं, बट वो दोनों क्या है, दोनों सेम ऑर्डर में। लेकिन अगर यहाँ पर अगर उस कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि एक ही पॉइंट पर, जैसे कि ये पार्टिकल है या फिर वो पॉइंट है, दो वेक्टर इस पर ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर, और इसी पॉइंट पर सेम ऑर्डर में ना होकर क्या है, वो अपोजिट ऑर्डर में है, बी वेक्टर, वो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों वेक्टर को, उन दोनों वेक्टर को का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, ये दो साइड है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये अपोजिट ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड्स को लेकर, ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेकर हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। ये साइड इक्वल भी, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम तो हमने बना लिया, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो ऐसी केसेस में क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायगोनल होगा, किसका, पैरेललोग्राम का। और कौन सा डायगोनल? डायगोनल तो दो होंगे, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। ठीक है, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, एम एन ओ पी। ठीक है, अब जो ये पैरेललोग्राम हमारा एम एन ओ पी, इसका डायगोनल ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट। क्या होगा, रिजल्टेंट किसका, इस ए वेक्टर का और इस बी वेक्टर का। कैसे? अब हमें इस आर की वैल्यू निकालने की, कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when if two vectors are act on a same particle या फिर पॉइंट, सेम पॉइंट which are represent, which represents the two sides of a parallelogram, completely in magnitude and direction, in magnitude and direction, in direction, then their resultant will be the diagonal of the parallelogram। कौन सा डायगोनल? पासिंग थ्रू द
थ्रू द सेम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है यहां से यहां। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं लेकिन वो सेम ऑर्डर में ना होकर कैसे हैं, अपोजिट ऑर्डर में हैं, तो और जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम को, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वे में, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसी पैरेललोग्राम का वो डायगोनल होगा जो उसी पॉइंट से होकर जाएगा जिस पर वो दोनों वेक्टर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि कौन सा तरीका, कोई ऐसा रूल या मेथड हमें नहीं दिख रहा है कि डायरेक्ट हम आर की वैल्यू निकाल सकें, तो इसके लिए भी हम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। सेम मेथड, आगे का प्रोसेस सारा सेम होगा क्या, हम इस साइड को mn को आगे एक्सटेंड करते हैं और O पॉइंट से सामने वाले पर है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं Q। ठीक है, OQ हमने इसमें क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये एंगल 90, ये एंगल कुछ थीटा बनता है। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस। नाउ अब हमें क्या करना है, अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बड़े वाली MOQ, और हमें R की वैल्यू चाहिए और वही उसके लिए हमें OQ की वैल्यू भी चाहिए और MQ की वैल्यू चाहिए, बट हमारे पास MN की वैल्यू है, NQ की वैल्यू नहीं है। NQ और OQ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, OQN की हेल्प से। ठीक है, तो वही वाला तरीका इन फर्स्ट स्टेप, इन राइट एंगल ट्रायंगल OQN। ठीक है, तो पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, OQ की निकाल लेते हैं। OQ डिवाइड बाई ON, OQ डिवाइड बाई ON, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके इक्वल, साइन थीटा। तो यहां से OQ की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, OQ, ON किसके इक्वल है, हम जानते हैं ON किसके इक्वल है, हम यहां पर लिख लेते हैं ON इज इक्वल टू B वेक्टर एंड MN इज इक्वल टू A वेक्टर। ठीक है, और MQ इज इक्वल टू MN प्लस NQ। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए OQ, ON किसके इक्वल है, B, ये क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। हम पहले मैग्नीट्यूड निकालें तो वेक्टर वाला साइन हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, OQ की वैल्यू हमने निकाल ली, NQ की वैल्यू हमें निकालनी, इन सेम राइट एंगल ट्रायंगल, उसी में इन राइट एंगल ट्रायंगल OQN क्या करेंगे, NQ की वैल्यू चाहिए, NQ डिवाइड बाई ON इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, किसके इक्वल होता है, आप सभी जानते हैं, कोस थीटा। तो NQ की वैल्यू क्या आ गई, ON हमें पता है B के इक्वल, B कोस थीटा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, तो यहाँ से MQ किसके इक्वल हो जाएगा, MN कितना है A, ये कितना हो गया NQ B कोस थीटा। वही सारे स्टेप बिल्कुल सेम, कार्बन कॉपी, हर एक चीज़ सेम आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये टोटल वैल्यू भी आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल MOQ, ठीक है, MO का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। वैसे तो आपको ये खुद करना चाहिए, हो जाएगा खुद भी। MO की वैल्यू क्या होगी, R स्क्वायर। OQ की वैल्यू हमने निकाली B साइन थीटा, स्क्वायर कर देते हैं, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है,
सॉरी एम क्यू, ओ नहीं है ये, क्यू है, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें है, हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर को लिख लेते हैं पहले प्लस बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ये किसके इक्वल होता है 1, आपको पता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारे आर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, आर ए स्क्वायर वही आ गया सेम जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडेशन में किया था। अब आर की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन ये नोट कर लिया होगा सबने, नहीं किया तो एक बार जल्दी करो, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके कर लो। तो तब तक हम आर की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। वही सेम डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन। अब वेक्टर की बात आ जाती है, तो आर डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट वाला एंगल निकालते हैं। टेंजेंट कौन सा एंगल, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा वाली टर्म हम निकालते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा ओ क्यू प्लस एम क्यू, और एम क्यू हमें पता है क्या, एम एन प्लस ओ क्यू। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ओ क्यू की वैल्यू रखो, ओ क्यू की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, और एम क्यू किसके इक्वल है, ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारे टेंजेंट अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यूज आ गई दोनों, ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास। कि डायरेक्शन कैसे, एंगल जितना होगा, मान लीजिए इतना एंगल बनता है तो ये डायरेक्शन, ज़्यादा बनता है तो ये डायरेक्शन, और ज़्यादा 90 बनता है तो ये डायरेक्शन, और ज़्यादा बनता है तो ये डायरेक्शन। तो इस प्रकार हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, अब अच्छा एक और बात देखिए, अब हम करते हैं, हमने 2-3 केस पहले पढ़े हुए हैं कि जब दोनों वेक्टर मान लो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो अगर हम ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, अगर वो कंडीशन, वो केस लेके देखते हैं, हम उस केस को स्टडी करते हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, देखिए क्या क्या वैल्यू आएगी, क्या इस फॉर्मूले से भी हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या क्या आई थी, ये हमने किया था ना, क्या था रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, आर इक्वल टू ए प्लस बी, डायरेक्ट एल्जेब्रिक सिंपल मेथड से हम उनकी वैल्यू निकाल लेते थे। तो क्या ये फॉर्मूला उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, कौन सा, मैग्नीट्यूड वाला और डायरेक्शन वाला। तो देखिए डायरेक्शन एक केस में क्या आएगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फर्स्ट केस व्हेन
टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। रिजल्टेंट क्या है, पहले रिजल्टेंट निकालते हैं, आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में मान लो एक वेक्टर ये है, जैसे सेम डायरेक्शन का मतलब होता है एक वेक्टर ये और फिर दूसरा वेक्टर ये, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, +2ab। तो r किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो r किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी के। क्या आएगा, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड हो गया, डायरेक्ट हम प्लस कर। डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन में टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा साइन 0, साइन 0 कितना होगा, साइन 0 कितना होता है, सोचिए, नहीं पता, 0 कितना हो जाएगा, 0, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकालते हैं, सोच के देखो। क्या करते हैं हम, एंगल कितना होगा, अल्फा की वैल्यू, अरे 0 यार, क्या आ जाएगी, 0, सिंपल। अच्छा, अब तो ये एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस देखिए, व्हेन अपोजिट ऑर्डर वाला, अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, क्या चेंज आएगा इसमें, यहां पर क्या चेंज आएगा, देखिए r, r किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा। अपोजिट ऑर्डर में है, एक इस तरफ है वेक्टर, दूसरा इस तरफ है, एंगल कितना 180, कितना हो जाएगा 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना बन जाएगा 2ab, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, रूट a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो हाँ इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो r किसके इक्वल, a माइनस बी, वही जो हमने किया था, अपोजिट में माइनस आ जाता था। डायरेक्शन के लिए वैसे ही तरीका, आप वैल्यू रख दो सेम, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, इस टर्म में एंगल कितना होगा, सोचो, ये भी कितना है 0, या फिर और कितना हो जाएगा एंगल, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाए, 0 ही होगी, एंगल कितना होगा 0, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, क्या होगा एंगल 0, ठीक है। तो अब तीसरा केस देखते हैं, एक और केस लेते हैं, कौन सा, यहां पर देखते हैं, थर्ड केस, मतलब थर्ड केस कौन सा, जब दोनों वेक्टर किस में हो, व्हेन टू वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर। तो उस केस में क्या होगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला देखिए, जब दोनों क्या होगा, सोच के देखो, जब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बनाते, तो r की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, रूट क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab कोस थीटा था, क्या है 2ab कोस 90 कितना होता है 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0,
तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट एंगल का कोई चक्कर नहीं। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल वो क्या लगेगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय प्लस बी स्क्वायर। ये तो सबको पता है। डायरेक्शन के लिए देखिए, अब इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ होगी, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा अगर देखिए एक स्पेशल केस है ये, बी साइन 90 कितना होता है, सोचिए साइन 90 कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू 1 डिवाइड बाई a प्लस ये कितना होता है कोस 90 0। तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा, b डिवाइड बाई a, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स b डिवाइड बाई। तो इस प्रकार हम ये जो फॉर्मूला है आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, सब में एप्लीकेबल होगा। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए। फिर हम करते हैं हमारा थर्ड लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट करिए जल्दी, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके। थर्ड लॉ देखिए हमारा बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है, सिंपल सा लॉ है। क्या नाम है उसका, थर्ड लॉ हमारा देखिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ, पॉली का मतलब क्या था, बहुत सारे। जब दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही पार्टिकल पर एक्ट करते हैं बट दे आर इन सेम ऑर्डर, कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर में, तब हम उनका क्या मतलब रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, तीसरा ये वेक्टर है, ठीक है, चौथा ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे वेक्टर हो गए, ए बी सी डी, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे कोई शेप बनती है हमारी, तो रिजल्टेंट होगा क्लोजिंग साइड। मान लीजिए एक वेक्टर और ले लेते हैं हम, ये वाला ई वेक्टर। तो ऐसी शेप में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसकी क्लोजिंग साइड ऑफ कोई भी शेप हो, ये क्लोजिंग साइड, बट इन अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। सेम ऑर्डर में होगा तो ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ये आर, और ये क्या होनी, कौन सी साइड होगी, आर क्या होगा, उस पूरी शेप का की क्लोजिंग साइड, जो क्लोज बना दे, एक क्लोज शेप, ठीक है। तो वो वाली साइड क्या होगी, इसका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इसकी पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे ये आर होगा और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। इट स्टेट्स दैट when two or more vectors टू और मोर नहीं, आप इसको लिखिए मोर देन टू वेक्टर्स, सॉरी, मोर देन टू वेक्टर्स, when more than two vectors are acting on a point in same order, then their resultant
then their resultant will be the closing side of that shape। कोई भी वो शेप कैसी भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकती है, हेप्टागन भी हो सकती है, कैसी भी शेप हो सकती है। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखिए आर की वैल्यू, नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू, जो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम कैसे करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये वाले वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला कैसे होगा। देखिए हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, ये वाला, ये कितना आएगा, ए प्लस बी, क्या आता है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ए प्लस बी। फिर इस साइड और इस साइड ये वाला, इसका ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका ये वाला किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और लास्ट में ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस में ई हो रहा जाएगा। तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा, जब बहुत सारे वेक्टर ऐसे काम करें तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स होंगे क्लोजिंग साइड कैसे भी हो सकेगी, शेप इनकी क्या, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनका निकालना है तो क्लोजिंग साइड ये होगी, लेकिन अन अपोजिट ऑर्डर, तो कैसी भी शेप हो, ठीक है। दिस इज पॉलीगन लो, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिए तीनों लो वेक्टर, तीनों कंडीशंस के लिए। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं तो हम कौन सा लो यूज़ करेंगे, और अपोजिट ऑर्डर में है मतलब सेम ऑर्डर में नहीं है तो हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे, बहुत सारे वेक्टर्स हो तो हम पॉलीगन लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे ऑपरेशन पढ़ेंगे हम वेक्टर के, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।